राष्ट्रवाद क्या है? परिभाषा और उदाहरण। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो यह मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की ये भावनाएं अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। विशुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद का उद्देश्य देश की लोकप्रिय संप्रभुता की रक्षा करना है, खुद पर शासन करने का अधिकार और इसे आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों से बचाना है। इस अर्थ में राष्ट्रवाद को वैश्विकता के विपरीत के रूप में देखा जाता है। महत्वपूर्ण परिणाम। राष्ट्रवाद राजनीतिक रूप से राष्ट्रवादी देश की संप्रभुता, खुद पर शासन करने के अधिकार की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवादियों की श्रेष्ठता की भावना आमतौर पर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। चरम राष्ट्रवादियों का मानना है कि यदि आवश्यक हो तो उनके देश को सैन्य आक्रमण के माध्यम से अन्य देशों पर हावी होने का अधिकार है। राष्ट्रवाद की विचारधारा वैश्वीकरण और आधुनिक वैश्वीकरण आंदोलन के विपरीत है। आर्थिक राष्ट्रवाद एक देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयास करता है, अक्सर संरक्षणवाद के अभ्यास के माध्यम से। अपने चरम पर ले जाया गया राष्ट्रवाद अधिनायकवाद और कुछ जातीय या नस्लीय समूहों के समाज से बहिष्कार का कारण बन सकता है। आज राष्ट्रवाद को आमतौर पर एक साझा भावना के रूप में पहचाना जाता है कि जिस हद तक ये सार्वजनिक और निजी जीवन को प्रभावित करता है, आधुनिक इतिहास के महानतम निर्धारण कारकों में से एक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रवाद का इतिहास। इस आम भावना के बावजूद कि जो लोग अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वे हमेशा अस्तित्व में रहे हैं, राष्ट्रवाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक आंदोलन है। जबकि लोगों ने हमेशा अपनी मूल भूमि और अपने माता पिता की परंपराओं के प्रति लगाव महसूस किया है, राष्ट्रवाद 18वीं शताब्दी के अंत तक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भावना नहीं बन पाया था। 18वीं सदी की अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को अक्सर राष्ट्रवाद की पहली प्रभावशाली अभिव्यक्ति माना जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद ने लैटिन अमेरिका के नए देशों में प्रवेश किया और पूरे मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में फैल गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 20वीं सदी से पहले का राष्ट्रवाद। 1600 के दशक के मध्य में प्यूरिटन क्रांति के दौरान इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की पहली सच्ची अभिव्यक्ति हुई। 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने विज्ञान, वाणिज्य और राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत के विकास में विश्व नेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। 1642 के अंग्रेजी नागरिक युद्ध के बाद कैल्विनवाद के प्यूरिटन कार्य नैतिकता मानवतावाद के आशावादी नैतिकता के साथ विलय हो गई। बाइबल से प्रभावित होकर अंग्रेजी राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति उभरी जिसमें लोगों ने अपने कथित मिशन को प्राचीन इजराइल के लोगों के समान समझा। गर्व और आत्मविश्वास से फूले हुए अंग्रेज लोग यह महसूस करने लगे कि दुनिया भर में सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत करना उनका मिशन था। अपने क्लासिक 1667 के काम पैराडाइज लॉस्ट में अंग्रेजी कवि और बौद्धिक जॉन मिल्टन ने अंग्रेजी लोगों के प्रसार के प्रयासों का वर्णन किया, जो तब तक इंग्लैंड की स्वतंत्रता की दृष्टि के रूप में अनंत युगों के लिए मिट्टी के विकास के लिए सबसे सामान्य के रूप में मनाया जाता था। स्वतंत्रता पृथ्वी के सभी कोनों के लिए। 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड का राष्ट्रवाद, जैसा कि जॉन लोके और जीन जैक्स रूसो के सामाजिक अनुबंध राजनीतिक दर्शन में व्यक्त किया गया था, शेष सदी के दौरान अमेरिकी और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद को प्रभावित करेगा। लोके, रूसो और अन्य समकालीन फ्रांसीसी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता के विचारों से प्रभावित होकर अमेरिकी राष्ट्रवाद उत्तरी अमेरिकी ब्रिटिश उपनिवेशों के निवासियों के बीच उभरा। थॉमस जेफरसन और थॉमस पेन द्वारा व्यक्त किए गए वर्तमान राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने 1700 के दशक के अंत में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए अपना संघर्ष शुरू किया। 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी राष्ट्रवाद की आकांक्षाओं के समान 18वीं शताब्दी के अमेरिकी राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्र को स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए खुशी के लिए मानवता के मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में देखा। 1775 में अमेरिकी क्रांति और 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ समापन ने अमेरिकी राष्ट्रवाद का प्रभाव 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। अमेरिका के साथ साथ फ्रांस में राष्ट्रवाद अतीत की अधिनायकवाद और असमानता के बजाय स्वतंत्रता और समानता के भविष्य के प्रगतिशील विचार के सार्वभौमिक पालन का प्रतिनिधित्व करने लगा। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के वादे में नए विश्वास ने झंडे और परेड, देशभक्ति संगीत और राष्ट्रीय छुट्टियों जैसे नए अनुष्ठानों और प्रतीकों को प्रेरित किया, जो आज भी राष्ट्रवाद की सामान्य अभिव्यक्ति है। 20वीं सदी के आंदोलन।
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ 1914 में शुरू हुआ और 1991 में मध्य पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के विघटन के साथ समाप्त हुआ। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद के नए रूपों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नस्लीय शुद्धता, अधिनायकवादी शासन और जर्मनी के पूर्व ईसाई अतीत की पौराणिक महिमा पर कट्टर राष्ट्रवाद का एक नया ब्रांड आधारित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद के अधिकांश नए रूप उपनिवेशीकरण के मद्देनजर स्वतंत्रता आंदोलनों द्वारा संचालित किए गए थे। जैसा कि उन्होंने अपने यूरोपीय उपनिवेशवादियों से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लोगों ने अपने उत्पीड़कों से खुद को अलग करने के लिए राष्ट्रीय पहचान बनाई। चाहे नस्ल, धर्म, संस्कृति या यूरोप में शीत युद्ध की राजनीतिक उलझनों के आधार पर, ये सभी नई राष्ट्रवादी पहचान किसी न किसी तरह से स्वतंत्रता के अभियान से जुड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध मध्य और पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद की जीत साबित हुआ। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया और रोमानिया के नए राष्ट्र राज्य हैब्सबर्ग, रोमानोव और होहेनज़ोलन रूसी साम्राज्यों के अवशेषों से बनाए गए थे। एशिया और अफ्रीका में उभरते राष्ट्रवाद ने तुर्की में केमल अतातुर्क, भारत में महात्मा गांधी और चीन में सन यात-सेन जैसे करिश्माई क्रांतिकारी नेताओं को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन और 1949 में नाटो जैसे बहुराष्ट्रीय आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संगठनों की स्थापना के कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना में सामान्य कमी आई। हालांकि चार्ल्स डी गॉल के तहत फ्रांस द्वारा अपनाई गई नीतियों और 1990 तक पूर्व और पश्चिम जर्मनी के कड़वे साम्यवाद बनाम लोकतंत्र विभाजन ने साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद की अपील बहुत अधिक जीवित है। राष्ट्रवाद आज ये तर्क दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय राष्ट्रवाद की शक्ति इतनी स्पष्ट नहीं रही जितनी आज है। विशेष रूप से 2016 के बाद से दुनिया भर में राष्ट्रवादी भावना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, ये खोई हुई राष्ट्रीय स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने की एक राष्ट्रवाद प्रेरित इच्छा थी, जिसके कारण ब्रेक्सिट, यूरोपीय संघ से ग्रेट ब्रिटेन की विवादास्पद वापसी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की राष्ट्रवादी अपील की। जर्मनी में राष्ट्रवादी लोकलुभावनवादी राजनीतिक दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD, जिसे यूरोपीय संघ और प्रवासन के विरोध के लिए जाना जाता है, एक प्रमुख विपक्षी दल बन गया है। स्पेन में स्वघोषित रूढ़िवादी दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी ने अप्रैल 2019 के आम चुनाव में पहली बार स्पेनिश संसद में सीटें जीती। राष्ट्रवाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन को विश्व आर्थिक नेता बनाने के प्रयासों का आधार है। इसी तरह फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, पोलैंड, फिलीपींस और तुर्की में दक्षिणपंथी राजनेताओं के बीच राष्ट्रवाद एक आम विषय है। आर्थिक राष्ट्रवाद हाल ही में 2011 की वैश्विक वित्तीय दुर्घटना की प्रतिक्रिया की विशेषता, आर्थिक राष्ट्रवाद को नीतियों और प्रथाओं के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विश्व बाजारों के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने, विकसित करने और सबसे अधिक डिजाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड को 6 प्रमुख अमेरिकी बंदरगाहों में बंदरगाह प्रबंधन व्यवसायों को बेचने का 2006 का प्रस्ताव आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रेरित राजनीतिक विपक्ष द्वारा अवरुद्ध किया गया था। आर्थिक राष्ट्रवादी विरोध करते हैं, या कम से कम गंभीर रूप से संरक्षणवाद की कथित सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में वैश्वीकरण की सलाह पर सवाल उठाते हैं। आर्थिक राष्ट्रवादियों के लिए विदेशी व्यापार से अधिकांश राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति के निर्माण जैसे आवश्यक राष्ट्रीय हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कई मायनों में आर्थिक राष्ट्रवाद व्यापारीवाद का एक रूप है, शून्य राशि सिद्धांत जो व्यापार धन उत्पन्न करता है और लाभदायक संतुलन के संचय से प्रेरित होता है, जिसे सरकार को संरक्षणवाद के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए। अक्सर निराधार विश्वास के आधार पर कि यह घरेलू कामगारों से नौकरियां चुराता है, आर्थिक राष्ट्रवादी आप्रवासन का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिकन सीमा सुरक्षा दीवार ने उनकी राष्ट्रवादी आव्रजन नीतियों का पालन किया। विवादास्पद दीवार के लिए भुगतान करने के लिए कांग्रेस को धन आवंटित करने के लिए राजी करने में राष्ट्रपति ने अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को अमेरिकी नौकरियों के नुकसान का दावा किया। मुद्दे और चिंताएं। आज विकसित राष्ट्र आमतौर पर कई जातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों से बने होते हैं। अप्रवास विरोधी राष्ट्रवाद के बहिष्करण ब्रांड में हाल ही में वृद्धि राजनीतिक रूप से पसंदीदा समूह के बाहर माने जाने वाले समूहों के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर अगर चरम पर ले जाया जाता है, जैसा कि नाजी जर्मनी में था। नतीजतन राष्ट्रवाद के संभावित नकारात्मक पहलुओं की जांच करना महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले, राष्ट्रवाद की श्रेष्ठता की भावना इसे देशभक्ति से अलग करती है। जबकि देशभक्ति किसी के देश में गर्व और उसकी रक्षा करने की इच्छा की विशेषता है, राष्ट्रवाद घमंड और संभावित सैन्य आक्रामकता को बढ़ाता है। चरम राष्ट्रवादियों का मानना है कि उनके देश की श्रेष्ठता उन्हें अन्य देशों पर हावी होने का अधिकार देती है। वे इसे इस विश्वास से सही ठहराते हैं कि वे विजित राष्ट्र के लोगों को मुक्त कर रहे हैं। जैसा कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में हुआ था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण को सही ठहराने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रवाद की ढाल के तहत पश्चिमी देशों ने अफ्रीका और एशिया के देशों को पीछे छोड़ दिया और उन पर नियंत्रण कर लिया, जिसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम आज भी मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के सर्वोत्तम हित में जातीय आर्य वर्चस्व की अपनी रणनीति को तर्कसंगत बनाने के लिए जर्मन लोगों को रैली करने के लिए राष्ट्रवादी प्रचार में महारत हासिल की। जब इस तरह से एक समूह को एक देश के एकमात्र सही नागरिक के रूप में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में राष्ट्रवाद बेहद खतरनाक हो सकता है। पूरे इतिहास में कई बार राष्ट्रवादी उत्साह ने राष्ट्रों को अलगाववाद की लंबी अवधियों में ले जाया है, अन्य राष्ट्रों के मामलों में कोई भूमिका नहीं निभाने का दम्भोटू और संभावित खतरनाक सिद्धांत। उदाहरण के लिए 1930 के दशक के उत्तरार्ध में व्यापक रूप से समर्थित अलगाववाद ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले तक संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से लोगों के बीच एक प्रतिस्पर्धी हम बनाम उन्हें या इसे प्यार करें या इसे छोड़ दें रवैया बनाता है। जैसा कि जॉर्ज ऑवेल ने अपने 1945 के निबंध राष्ट्रवाद पर नोट्स में कहा था, एक राष्ट्रवादी वह है जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठा के संदर्भ में सोचता है। उसके विचार हमेशा जीत, हार, जीत और अपमान की ओर मुड़ते हैं। राष्ट्रवाद घरेलू विभाजन और अशांति में भी योगदान दे सकता है, यह मान करके कि लोग तय करते हैं कि कौन वास्तव में राष्ट्र का हिस्सा है और कौन नहीं है। ये देश की सीमाओं के भीतर किसी के भी खिलाफ भेदभाव को प्रोत्साहित करता है, जिसे हम के बजाय उन के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है।